Friends, Kalro School Halol presenting this video from the book Hornbill for Standard 11th Commerce and Science. Friends, today we are going to discuss about chapter number 3, Discovering Tut. The Saga Continues. इस चैप्टर को लिखा गया है. द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ A.R. विलियम्स. A.R. विलियम्स के द्वारा टट टट एक राजा का नाम है, नेम ऑफ द किंग. ठीक है, उसके बारे में एक कहानी है, एक मान्यता है जो इजिप्ट के लोगों के द्वारा मानी गई है. उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. क्या है, किस तरीके से उनकी बिलीफ है, टट कौन था, उसको किस तरीके से क्या किया गया था, क्या हुआ था उसके साथ, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द टट. टट राजा का ये पिक्चर है जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर वो कौन था, किस तरीके से उसके साथ क्या हुआ था. दिस ऑल द थिंग्स, दिस ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम दिस लेसन ओनली. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. वो टीनेजर था. टीनेजर मीन्स क्या होता है, जिसकी एज जो होती है वो 13 से 19 साल के बीच की होती है, बराबर, उसको टीनेजर कहा जाता है. तो वो एक टीनेजर था जब उसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी. तो उसके डेथ के टाइम पे वो एक टीनेजर था, ऐसा कहा गया है कि ही वॉज जस्ट अ टीनेजर. वो खाली एक टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई थी. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for the centuries. जो लास्ट हेयर था, आखिरी वारिस था अपनी फैमिली का, वो एक पावरफुल फैमिली थी जिस फैमिली ने इजिप्ट के ऊपर कई सालों तक, कई सदियों तक राज किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लिडन विथ अ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. अब उसको जब दफनाया गया, मरने के बाद जब दफनाया गया तो पूरी तरीके से लेडन मतलब लाद दिया गया सोने से, और उसके बाद उसको इवेंचुअली फॉरगेटन मतलब उसके बाद उसको भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, जब उसका टॉम जो था उसको खोजा गया. कौन से साल में खोजा गया, फर्स्ट टाइम 1922 के अंदर उसके टॉम समझते हो क्या होता है. टॉम का मतलब होता है जहाँ पे कब्र रखने की जो जगह होती है, वो एक मकबरा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, वो 1922 में इस टट मतलब ये राजा का जो मकबरा है उसको फर्स्ट टाइम सर्च किया गया था, ढूंढा गया था. The modern world has speculated about what happened to him. मॉडर्न वर्ल्ड उस ज़माने का जो टाइम पीरियड का, उस ज़माने का जो टाइम था, उसके अंदर लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और हो सकता है कि मर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इनके डेथ के पीछे, क्योंकि पता नहीं चला था कि वो किस तरीके से मरे थे, बराबर. तो लोगों का अंदाज़ा ये था कि शायद उनको मार दिया गया होगा. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर हिज फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. लगभग 80 साल के बाद उसकी जो टॉम थी उसके अंदर से उसको बाहर निकाला जा रहा था. टट हैज़ एन undergone a CT scan that offers a new clues about the life and death. टट को जो है वो अब CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके द्वारा उसके लाइफ के और डेथ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अब मिलने वाली थी. एंड प्रोवाइड्स अ precise data for an accurate forensic रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फेरो. यहाँ पे क्या बताया गया है कि टट को ले जाया जा रहा था. किसके लिए ले जाया जा रहा था, सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके थ्रू क्लू मिलने वाले थे उसकी लाइफ के और डेथ के रिलेटेड, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी रही होगी और क्या रीज़न रहे होंगे उसको मरने के लिए. ये उसकी सीटी स्कैन के बाद ही पता चलने वाला था. और दूसरा डेटा मिलने वाला था एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक जो सर्च हो रही थी उसके बाद, ये सब स्टडी करने के बाद उसके बारे में बॉयश फेरो मतलब एक यंग एज का जो राजा था उसके लिए किस तरीके से उसकी डेथ हुई होगी, क्या रीज़न्स रहे होंगे, उस सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ज़्यादा क्लियर होने वाली है, बराबर. ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था. अब जब उसको निकाला गया उस टाइम पे क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ बताया गया है. एन एंग्रीली विंड stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian
सीमेंटरी नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब जब उसको अपनी कॉफिन में से जब बाहर, उसके कब्र में से, उसके टॉम में से जब बाहर निकाला जा रहा था, तो एंग्री विंड, गुस्से से भरी हवा जो थी वो वहाँ पे स्टीड अप हो रही थी, मतलब बह रही थी। उसके अलावा जो डस्ट थी वो इतनी तूफान वे में उड़ रही थी, जैसे लग रहा था भूतिया डस्ट उड़ रही हो, बराबर। और टट को जो है उसकी रेस्टिंग पीस से बाहर निकाला जा रहा था, जो इजिप्टियन सीमेंटरी का मतलब होता है जहाँ पे कब्र को रखा जाता है, जहाँ पे दफनाया जाता है, वो जगह बराबर सीमेंटरी कहा जाता है। तो वो जहाँ पे राजाओं को दफनाया जाता है उस जगह, वहाँ पे उसको इजिप्ट के अंदर वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। वैली ऑफ द किंग्स मतलब जहाँ पे राजाओं को दफनाया जाता है। तो उस टाइम पे जब उसको निकाला जा रहा था तो एक अजीब तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कैडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। पूरे दिन जो आसमान के अंदर क्या हो रहा था, काले कलर के बादल जो थे वो मंडला रहे थे और आसमान जो था वो एकदम डेजर्ट स्काई जैसा लग रहा था। एंड नाउ वर विलिंग द स्टार्स इनटू द कास्केट ग्रे। और जब शाम हो गई तो जब आसमान में जो तारे थे वो भी एकदम से ग्रे, मतलब एकदम से डार्क बन चुके थे, कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधला जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था। इट वॉज 6 PM, अब शाम के 6 बजे की बात है। एट 5 जनवरी 2005 के 5 जनवरी की यहाँ पे बात चल रही है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड first into a CT scanner brought here to prop the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 6 बजे शाम को, जब 5 जनवरी 2005 के दिन दुनिया का सबसे फेमस मम्मी जो है उसका जो ग्लाइडेड हेड, उसका जो सिर था, उस सिर को उसको CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, क्योंकि उसकी डेथ के रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्री थी वो अब शायद पता चल जाएगी CT स्कैन के बाद, और लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो यंग रूलर था, एक छोटा सा रूलर था जिसकी डेथ जो थी वो 3,300 ईयर्स एगो पहले क्यों हुई थी और किस तरीके से हुई थी, वो CT स्कैन के बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे एक सिचुएशन ये बताई गई है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। एक टट की बॉडी है जिसको सीमेंटरी के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि उसकी डेथ जो थी वो कैसे हुई थी, वो कैसा दिखता था, उसके बारे में मिस्ट्री जो है वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो लगाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 जनवरी 2005 के अंदर उसको बाहर निकाल कर उसके ऊपर जो CT स्कैन करके कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर गेन कर सके तो उसके लिए वो लोग ट्राई कर रहे थे। तो क्या सिचुएशन थी ये यहाँ पे बताई गई है इस पैराग्राफ के अंदर। आगे के पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground on pay their respect। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर को जो टूरिस्ट लोग थे, जो लोग वहाँ पे आए थे, वो वहाँ पे खड़े थे, यूजुअल लाइन बना के वहाँ पे खड़े थे। पूरी दुनिया से वो लोग आए थे और वो क्या कर रहे थे, डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, बराबर वो एक तरीके से वहाँ पे राउंड बना के खड़े थे, वहाँ पे एकदम ध्यान से देख रहे थे। रॉक कट टॉम यहाँ पे क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इस टॉम को एक ही पत्थर में से बनाया गया होगा, जिसको 26 फीट नीचे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड दफनाया गया था। और वहाँ पे वो लोग उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ द burial chamber and prayed to Tut's glided face। अब the most striking feature of
हिज मम्मी शेप द आउटर कॉफिन लीड। अब यहाँ पे क्या बताया गया था, वो लोग गेस्ड मतलब ध्यान से देख रहे थे म्यूरल्स को। म्यूरल क्या होता है, वॉल के ऊपर जो पेंटिंग बनाई गई होती है उसको म्यूरल कहा जाता है। तो वो म्यूरल को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और जिस चैम्बर के अंदर उसकी बॉडी को दफनाया गया था, बराबर तट क्या जो उसका जो ऊपर का जो फेस था उस चैम्बर का, वो क्या था, ग्लाइडेड मतलब सोने से बना हुआ था। और ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर था इस मम्मी का, क्योंकि उसका चेहरा जो था वो पूरा सोने से बना हुआ था, और उसको एक कॉफिन के लीड के अंदर उसके ऊपर जो था वो ढक्कन ढका गया था बाहर, वो भी एक सोने का था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम द गाइड बुक। कुछ विजिटर वहाँ पे जो आए हुए थे वो गाइड बुक में से कुछ पढ़ रहे थे इन विस्पर, और कुछ गुनगुन बड़बड़ा रहे थे अंदर। धीरे से पढ़ना, मंत्र पढ़ना, उसको विस्पर कहा जाता है। किसी को समझ में ना आए ऐसे बोलना, दैट इज़ कॉल्ड विस्पर। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे जो लोग थे वो साइलेंटली खड़े थे। परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens, और wondering with a shiver द pharaoh's curse। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ विजिटर वहाँ पे गाइड बुक के अंदर से कुछ पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे। अदर्स मतलब कि जो दूसरे थे वहाँ पे चुपचाप साइलेंटली खड़े थे। परहैप्स कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, पॉन्डरिंग स्टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। उनका जो टीन एज थी, लेट टीन्स मतलब अब टीन एज ख़त्म होकर वो यंगर एज में अंदर एंटर ही करने वाला था, उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत ही वंडरिंग चीज़ हो रही थी, और सब लोग जो थे वो कांप भी रहे थे कि शायद उन्होंने अगर फ़ैरो को डिस्टर्ब कर दिया तो वो कहीं उनको श्राप ना दे दे। डेथ और अ मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। बराबर जो लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसकी मौत के बाद भी उसको शांति से नहीं बैठने दे रहे थे, उसके ऊपर शायद उनका बैड लक, मिसफॉर्चून मतलब बैड लक शायद शुरू ना हो जाए। वॉज रियली ट्रू। बराबर ये उसको बता रहे, एक अंदाज़ा लगा रहे कि शायद ऐसा हो सकता था। ऐसे वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग थे उनकी थिंकिंग ऐसी थी। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। अब ममी को जब बाहर निकाला गया तो वो बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर था। बराबर ऑफ वॉट कार्टर डीड इन 1920s। अब कार्टर ने 1920 के अंदर उनके साथ जो किया था उसकी वजह से वो मम्मी जो थी वो बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर आ गई थी। अभी जो सिचुएशन कौन सी चल रही है, अभी कौन सा ईयर के बारे में, ये कौन से ईयर के अंदर ये लेसन लिखा जा रहा था, सिटी स्कैन कब हो रहा है, 2005 के अंदर सिटी स्कैन हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये टॉम जो थी वो सबसे पहली बार कब डिस्कवर की गई थी, 1920 के अंदर। और उसको किसने डिस्कवर किया था, कार्टर ने डिस्कवर किया था। तो कार्टर ने जब उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था तो उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। शेर जाई हवस, ऐसा कौन कहते हैं, जाई हवस कहते हैं। अब ये जाई हवस कौन है, उनके बारे में हमको बताया गया है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट का जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ द एंटिकेटिस होती है, बराबर उसके वो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे। कौन थे, जाई हवस थे। एज ही लेन ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, और वो वहाँ पे नीचे झुक कर उनकी बॉडी को ध्यान से, जो तट की जो बॉडी होती है उसको ध्यान से देखकर वो कहते हैं कि 1920 के अंदर जो कार्टर ने जो चीज़ की थी उसकी वजह से ये बहुत ही ख़राब हालत उसकी हो चुकी है। कार्टर हावर्ड कार्टर, कार्टर का नाम पूरा क्या था, हावर्ड कार्टर। दैट इज़ was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after the years of फ्यूटाइल सर्चिंग। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये इसका पूरा नाम बता रहे हैं कि हावर्ड कार्टर उसका पूरा नाम है, जिसने जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 के अंदर टट की टॉम को सबसे पहली बार काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, काफ़ी सालों की सर्चिंग के बाद उसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स थ्रू हैस्टली rankles in the antiquity was surprisingly complete. They remain the richest royal condition and ever found, and have become part of the pharaoh's
लेजेंड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, वो इट्स कंटेंट, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके अंदर उसके साथ जो थे हैस्टिंग रेंसल्ट इन एंटिकिटी, यहाँ पे उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीटेड। टट रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, बराबर, तट के पास जो था वो बहुत ही अमीर लोग जो कलेक्शन होता है वो शायद रहा हुआ होगा। एवर फाउंड एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फेरोस लेजेंड, इसीलिए उसको कहा जाता है कि फेरो लेजेंड का एक पार्ट बना होगा। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, बराबर, बहुत सारे सोने से उसको लाद दिया गया था। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीट their eternal brilliance meet the guarantee re, re, resu, resurrections caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब उसके फैरो को जिस तरीके से यहाँ पे से निकाला गया था उस टाइम की जो बात कर रहे हैं कि उसका जो इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स गारंटी, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से उस टाइम के अंदर उसको खोजा गया, उस टाइम के अंदर किस तरीके से उसको गोल्ड से लाद के रखा गया होगा और उसके बाद जब उसको निकाला गया तो सब लोगों के लिए ये एक अटेंशन का कारण बना था। टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स, और उस टाइम पे टट को गोल्ड तो बहुत सारा उसकी कॉफ़िन के अंदर रखा गया था, लेकिन कॉफ़िन के साथ साथ कॉफ़िन में उसके साथ गोल्ड के साथ साथ एवरीडे थिंग्स, मतलब रोज़ बरोज़ की जो चीज़ें होती है वो भी उसके साथ रखी गई थी। ही वुड वांट टू द आफ्टर लाइफ, जो मरने के बाद उसको काम लग, ऐसा उस ज़माने के इजिप्ट के लोग मानते थे कि मरने के बाद इंसान जो है वो जब रीबॉर्न होता है, बराबर, उसको दूसरे जन्म में या मरने के बाद ये सारी जो चीज़ें होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसके साथ गोल्ड तो रखा गया था क्योंकि वो एक रिचेस्ट पर्सन था, वो एक किंग था, एक फ़ैरो था, लेकिन उसके अलावा जो डेली जो एवरीडे की जो चीज़ें थी वो भी रखी गई थी। जैसे क्या क्या रखा गया था, बोर्ड गेम्स रखी गई थी, ब्रॉन्ज़ का रेज़र रखा गया था, लिनन के अंडरगारमेंट्स रखे गए थे, ठीक है, केजेस ऑफ फूड, खाने की चीज़ें रखी गई थी, और शराब रखी गई थी, वाइन रखी गई थी। ये सारी चीज़ें कहाँ पे रखी गई थी, उसके उसके कॉफ़िन के अंदर रखी गई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मरने के बाद जब दूसरा जन्म होता है तब तक उसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins। अब यहाँ पे काफ़ी महीनों तक केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद फ़ैरो के ऊपर फ़ैरो के पास जो राजा जो था, फ़ैरो का मतलब होता है राजा, उसका जो खजाना था उसके ऊपर काफ़ी उसके कब्र के अंदर जो रखा गया था वो जो ट्रेज़र था उसके ऊपर स्टडी करने के बाद कार्टर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसका जो कॉफ़िन था वो 3 लेयर के अंदर ढका हुआ था, ठीक है। उसने उसके बाद कॉफ़िन को ऊपर से स्टडी करना शुरू किया, जो कॉफ़िन 3 लेयर के अंदर बना हुआ था। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने सबसे पहला खोला, ही फाउंड द स्वॉर्ड एड्रॉन विथ द गार्लैंड ऑफ द विलो एंड ओलिवर लीव्स। अब यहाँ पे जब उसने पहला ढक्कन खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे एक तो शॉर्ड का मतलब क्या होता है, कफन, जो मरने के बाद लोगों को उड़ाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ड। तो उसने ऊपर देखा कि उसके अलावा उसके ऊपर एक माला भी थी जो ओलिवर लीव से बनी हुई थी, विलो से बनी हुई थी, वाइल्ड सेलेरी जो एक पत्ता है, बराबर, उससे बनी हुई है, लोटस कमल के पेटल से ढका हुआ है। ये सारी चीज़ें जो थी वो मटेरियल उस कॉफ़िन के अंदर था, और उसके अलावा कॉर्नफ्लावर भी वहाँ पे थे। तो द फेडेड एविडेंट ऑफ द बरियल इन मार्च और अप्रैल। तो ऐसी मान्यता है कि ये सब देखने के बाद हो सकता है एक ऐसा सबूत मिला कि भाई इसकी डेथ जो थी वो मार्च या तो अप्रैल में हुई होगी। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो मम्मी तक पहुंचा, ये सारा पहला लेयर खोला, ये दूसरा लेयर खोला, जब वो मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू अ ट्रबल, तब उसको उसके सामने मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई? द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डरेंट
सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब क्या मुसीबत आ गई, रेजिन। रेजिन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है, बराबर, जिसके साथ जो जिसको उस लिक्विड को उसकी बॉडी के साथ रखा गया था, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो गोल्ड के कॉफिन के साथ एकदम से जकड़ गई थी, वो वहाँ से निकल नहीं रही थी, एकदम हार्ड बन चुकी थी। सीमेंटिंग मतलब सीमेंट के जैसे इतनी हार्डली चिपक गई थी कि उसको उसको बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। तो रेजिन से एक तरीके का लिक्विड आता है जो चिपकाने में हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो थी वो गोल्ड का जो कॉफिन था उसके साथ पूरी तरीके से चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेग्निटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन वो उसको आप हिला नहीं सकते थे। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा था व्हाट वाज टू बी डन। तो फिर बाद में किया भी क्या जा सकता था उसको, तो उसको निकालने के लिए वो क्या कर सकते थे। द सन कैन बी बीट डाउन लाइक अ हमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। यहाँ पे साउथ इजिप्ट की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सन जो है, सनलाइट जो होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, वो एक हथौड़े का काम करते हैं इजिप्ट के अंदर, क्योंकि इजिप्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड द कार्टन ट्राइड टू यूज़ द लूजन द रेजिन। अब टार्टन ने सन को यूज़ किया क्या करने के लिए, उस रेजिन को, उस लिक्विड को पिघलाने के लिए। उसने सोचा कि अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखूँगा तो ये पिघल जाएगा रेजिन, और मैं उसकी बॉडी को निकाल पाऊँगा। फॉर द सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उसको इस तरीके से रखा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ उसके अलावा, ही सेट द ममी आउटसाइड, उसने मम्मी को बाहर रख दिया। इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग सनशाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी वाला माहौल होता है उसको ब्लेजिंग सनशाइन कहा जाता है। तो ब्लेजिंग सनशाइन के अंदर उसको रख दिया गया। दैट हीटेड इनटू द 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट, जो कितना गर्म था, 149 डिग्री फ़ारेनहीट में जो गर्म था। नथिंग budget, he reported with the scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the किंग्स रिमेंस। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कितनी भी कोशिश कर ली, तो उसने बाद में रिपोर्ट किया साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कि जो भी मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया है उसको चेज़ल का मतलब होता है छीनी से, बराबर, छीनी से तोड़कर, नीचे से छीनी से तोड़कर उसके जो लिम्स थे, बराबर, लिम्स मतलब उसके शरीर के जो ऑर्गन थे उसको तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो राजा है वो बहुत ही मतलब सख्त तरीके से कॉफिन के अंदर जकड़ चुका है और ये बाहर नहीं निकल सकता है। तो छीनी से उसको, चेज़ल से उसको तोड़कर हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा ऐसा कार्टर का मानना था। अब आगे क्या होता है, तो इन हिज डिफेंस, अपने बचाव के अंदर, कार्टर रियली हैड अ लिटल चॉइस। कार्टर के पास अपने बचाव के अंदर कार्टर ने कहा कि भाई उसके पास एक छोटी सी चॉइस है। इफ़ ही हैडन कट द ममीज फ्री, अगर वो मम्मी को कट करके नहीं निकालता है तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumambulated the guards and ripped it apart to remove all the gold। तो हो सकता है कि चोर लोग जो है वो गार्ड लोगों का ध्यान यहाँ वहाँ भटका कर उसका जो गोल्ड है वो चोरी करके ले जाएंगे, इसीलिए वहाँ पे उसको रखना भी सेफ नहीं होगा। इन टर्ट्स के टाइम के अंदर रॉयल मतलब जो राज दरबार के जो लोग होते थे वॉज फैब्यूलसली वेल्दी, वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और उनका ऐसा मानना था और होप, या उनको ऐसी उम्मीद थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो अपनी जो रिचेस थी, अपनी जो अमीरी थी, अपने जो पैसे थे वो मरने के बाद भी अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू बी द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी जो मरने के बाद की जो जर्नी है वो अच्छी बनाने के लिए। किंग टट वॉज लेविस्ड विद द ग्लिटरिंग गुड्स, और किंग टट को भी बहुत ज़्यादा सोने से लान दिया गया था। प्रीशियस कॉलर, क्या क्या चीज़ें उसके साथ रखी गई थी, प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस, उसके अलावा ब्रेसलेट, रिंग, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल, उसके अलावा स्टिचेस फॉर हिज फिंगर एंड टोज
एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। ये सारा जो मटेरियल था वो मरने के बाद टट की डेथ बॉडी के साथ रखा गया था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सारी चीज़ें पूरी गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम द टू सेपरेट टट फ्रॉम द एडोरमेंट्स, और इस एडोरमेंट से उसकी बॉडी को अलग करने के लिए, कॉफिन से अलग करने के लिए कार्टर के जो लोग थे, रिमूव द ममीज हेड। सबसे पहले क्या किया, उसके हेड को अलग कर दिया, उसकी बॉडी में से उसका जो हेड था उसको अलग कर दिया गया। एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और धीरे 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 जितने भी बड़े बड़े जॉइंट्स थे उसको अलग अलग करके उसको वहाँ से निकाला। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये ख़त्म कर दिया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ द सैंड। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो टूटे हुए जो बॉडी के पार्ट थे उसको वापस से सैंड के ऊपर बराबर वापस से लिटा दिया गया इन वुडन बॉक्स, और वुडन बॉक्स के अंदर लिटा दिया गया विद द पैडिंग दैट द कंसोलिडेट द डैमेज द बेड वर टट नाउ इन रेस्ट। अब उसको वुडन बॉक्स के ऊपर तो लिटा दिया गया, लेकिन दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था कि वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। लेकिन जो डस्ट थी बराबर, जो धूल मिट्टी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत ढक रहा था, और टट के वापस से एक बेड के ऊपर लिटा दिया गया था, वुडन के बेड के ऊपर लिटा दिया गया था वापस से रेस्ट करने के लिए बराबर, क्योंकि उसको वहाँ से काट पीट कर वहाँ से निकाला गया था। अब आगे क्या होता है, आर्कोलॉजी हैज़ चेंज सबसेंटनरली इनटू द इन्वेस्टिगेटिंग डिकेट्स। काफ़ी सालों के बाद बराबर, इतने सालों के बाद आर्कोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक अब बदल चुकी है, मतलब कि उसका जो खोज करने का तरीका जो है वो भी अब काफ़ी हद तक बदल चुका है। मतलब कि ये जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आए हुए हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, वो लोग जो है वो खजाने के ऊपर बहुत कम फोकस करते हैं, एंड मोर ऑन फोकसिंग डिटेल ऑफ द लाइफ एंड इंट्रीगेटिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द डेथ। अब वो लोग जो है वो लोग जो है वो खजाने से ज़्यादा किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई उसकी लाइफ क्या रही होगी, वो किस तरह की ज़िंदगी जिया होगा, और उसके मरने के पीछे उसके क्या रीज़न रहे होंगे, उसके पीछे जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके पास ज़्यादा अच्छे टूल्स आ गए हैं जिसकी हेल्प से वो ज़्यादा एक्यूरेटली उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग अ मेडिकल टेक्नोलॉजी। उनके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी भी अच्छी अवेलेबल है पहले की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जब 1920 के अंदर कार्टर ने जब ये खोज की थी, ये डिस्कवरी की थी, उस टाइम पे उसके पास इतने अद्यतन टेक्नोलॉजी के वेपन्स नहीं थे, ना तो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ ऐसी फैसिलिटी थी। लेकिन उसकी कंपेयर में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी बहुत बदल चुका है और काफ़ी हद तक उनके चेंजेस आए हैं। इन 1968 अब दूसरा एक इंसिडेंट हुआ था 1968 के अंदर, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, 40 साल के बाद जब कार्टर ने डिस्कवरी की थी। कार्टर ने डिस्कवरी कब की थी? 1920 के अंदर, और उसके बाद 68 के बाद दूसरी बार ये इंसिडेंट हुआ था। कार्टर ने तो अपनी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको तोड़ फोड़ करने में, क्योंकि उस टाइम पे उसको जो सही लगा वो उसने उस टट की बॉडी के साथ किया था। लेकिन 1968 के अंदर जब 40 साल के बाद अगेन कार्टर की डिस्कवरी के बाद अगेन उसके ऊपर जब स्टडी की गई, देन एंटोनॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे द ममी उस ममी के एक्सरे किए, एंड रिवेल्ड स्टार्टलिंग फैक्ट, और बहुत सारी ऐसी हकीकत जो थी वो अब बाहर आ सकती थी। बेनेट द रेजिन द केक्स हिज चेस्ट, और उसके जो रेजिन थी उसके बिल्कुल नीचे, और उसकी जो छाती थी, हिज ब्रेसिस्ट बॉन एंड आयरॉन्ट रिब्स आर मिसिंग। इनरॉन्ट मीन्स रिब्स आर मिसिंग, उसकी छाती क्या जो हड्डी थी और उसका जो रिब था वो दोनों क्या था? मिसिंग था, बराबर है उस टाइम पे। टुडे डायनोलॉजिस्ट इमेजिन कैन बी डन विथ द
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज जो है डायग्नोलॉजिस्ट इमेज मतलब 3D इमेज बनाई जाती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी का हम क्या कहते हैं, सीटी स्कैन कहते हैं, बराबर। सीटी स्कैन हमको पता होता है कि सीटी स्कैन के अंदर एक 3D इमेज बनती है और 3D इमेज के थ्रू हमको सब कुछ पता चल जाता है। तो सीटी स्कैन के थ्रू बाय विच द 100 ऑफ द एक्सरे, बराबर, उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा एक्सरे निकाले जाते हैं इन क्रॉस सेक्शन, और उसको क्रॉस सेक्शन में रखा जाता है पुट टुगेदर, एक दूसरे के साथ, लाइक अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड, जैसे ब्रेड के टुकड़े रखे जाते हैं ऐसे उसको रखा जाता है। फिर उसके ऊपर 3D जूमिंग किया जाता है और एग्जैक्टली वो जो एक्सरे होता है वो रिवाइव करता है कि किस तरीके का ये पर्सन दिखता होगा उसके टाइम पीरियड के अंदर। तो ये 3D की बात की जा रही है, सीटी स्कैन की बात की जा रही है। तो उसको स्लाइस ऑफ ब्रेड की तरह रखा जाता है एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी के अंदर 3D के अंदर उसको ऊपर फोकस किया जाता है। व्हाट मोर वुड बी अ सीटी स्कैन रिवाइल द टट देन द एक्सरे, एक्सरे से भी ज़्यादा जो चीज़ें होगी वो सीटी स्कैन के थ्रू बाहर आने वाली है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो 2 आंसर है वो अभी तक नहीं मिले हैं, अभी तक उसके बारे में गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। एक है हाउ डिड ही डाइड, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा था तो उस टाइम पे उसकी एज कितनी रही होंगी, उसके बारे में जो थी इंफॉर्मेशन वो अभी तक नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इस वीडियो के अंदर हम इस लेसन को रखते हैं। यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको आई होप समझ में आया होगा टट के बारे में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। इसका जो बाकी का हिस्सा है वो हम अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है उसके रिलेटेड वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। आप लोगों को उसको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और समझना है, बराबर है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।